हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार जो है, कितना पैकेज मिला बिहार को? लोगों के पास रहने को ठिकाना नहीं। आप बताओ, लोग के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये लोग वोट कैसे जाके करेंगे? नीतीश जी अभी देख लीजिए गायब है। आइए न्यूज़ग्राम में अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं और बात अब बाढ़ की, बिहार की, बात कोसी के दर्द की। बाढ़ का दर्द आपसे साझा करने के लिए एबीपी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा पटना से 250 किलोमीटर दूर मधुबनी के फूलपरास पहुंचे। पंकज झा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ बोट से बाढ़ यात्रा लेकर आए हैं। वो कोसी जो मधुबनी के साथ साथ सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा में कहर बनकर टूटी है। तो मधुबनी से आप देखिए पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार के लोग बेहाल हैं, डबल अटैक है, कोरोना भी और फिर बाढ़ भी। पटना से चल के जब हम मधुबनी के जिले के इस इलाके में आए हैं, दोनों तरफ पानी ही पानी है। ये हाल है, कोसी नदी का फैलाव इस तरीके से है कि गांव के गांव लोग डूब गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। और तेजस्वी यादव आज खुद निकले हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए। तेजस्वी, लगातार आप फीडबैक लेते हैं, इस बार आप ग्राउंड पर हैं अभी? नहीं, हम लोग लगातार जो है, पिछले बार भी जो बाढ़ आई थी उस समय भी हम लोग गए थे देखने के लिए। और लगातार हमारे पार्टी के लोग जो हैं, जो गांव में फंसे हैं, उनके लिए नाव का भी व्यवस्था करते हैं और बाकायदा राशन का भी व्यवस्था कराते हैं। आप 4 लेन से भी अगर गुजरे होंगे तो दोनों तरफ अगर आपने देखा होगा कि जो गाँवें हैं वो लगभग जो है डूब गई है और सड़कों पर लोग जो है बसना शुरू कर दिए हैं। बाढ़ पूरा उत्तर बिहार में, ये लगभग केवल मिथिलांचल का इलाका नहीं बल्कि चंपारण का इलाका हो, कोसी का बेल्ट हो, हर जगह जो है बाढ़ का प्रकोप जो है बिहार झेल रहा है। और अभी भी रास्ते में भी हम लोग जब सड़कों पर जब लोगों से मिल रहे थे तो आपने देखा होगा कि लोग जो हैं, ना सरकार द्वारा राशन दी जा रही है, ना रहने की व्यवस्था कराई जा रही है, ना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अभी भी हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग भी देख करके चीज़ें हैरान थे कि भाई कहीं भी एनडीआरएफ का ऑपरेशन नहीं चल रहा है। दूर के गांव में अगर देखेंगे, इधर जो गांव दिख रहे हैं और इधर भी, इधर पीछे जो घर दिखेगा, लोग फंसे हुए हैं। तो ये तो अभी एक पंचायत शुरू हुआ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप भी सालों से राजनीति में हैं, 2008 में भी कोसी का बाढ़ हमने देखा था, लालू जी को गांव-गांव जाते देखा था। ये क्या नियति ही रह जाएगी इसी किस्मत में ही बिहार की? और देखिए, बाढ़ जो है ये इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि ज्यादातर नेपाल से जब छोड़ा हुआ पानी जो आता है उसको लेकर के जो है कोसी नदी हो या और नदियां जो हैं, उसका जलस्तर जो है बढ़ जाता है। कई बार करंट इतना तेज होता है कि जो बांध जो है वो भी जो है टूट जाता है। और बाढ़ में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो है कि आज जिस रास्ते नदी जो बाढ़ आएगा वो अगले बार कोई और रास्ता बदल लेती है। तो नदी का जो कोर्स होता है, जो बाढ़ का जो कोर्स होता है, वो बार बार जो है रास्ता वो बदलते हुए आती है। लेकिन हमारा बार बार ये सवाल है कि डिजास्टर के पहले हम लोगों को जो है चीजों को इंतजाम करना चाहिए, ना कि डिजास्टर के बाद। और बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, डिजास्टर तो पहले छोड़ ही दीजिए, डिजास्टर के बाद भी कोई मैनेजमेंट नाम की चीज बिहार में नहीं रहेगी। आप जो ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये लगा देने से हालात सुधर जाएंगे? आप एक बात समझिए, कोरोना का कहर लगातार जो है, कोरोना का कहर जो है लगातार, अभी देखोगे बीजेपी के एक एमएलसी का भी देहांत हो गया। कई डॉक्टर मुख्यमंत्री आवास से, राजभवन भवन से लेकर के हर जगह जो है बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है।
प्लस बाढ़ की मार, लोगों के पास रहने को ठिकाना नहीं। आप बताओ, लोग के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये लोग वोट कैसे जाके करेंगे? और प्लस आप कहते हो सोशल डिस्टेंसिंग, रहने को ठिकाना नहीं, ये तो सारा गांव का इलाका है। तो रोज वर्चुअल रैली यहाँ वर्चुअल रैली कर रही है, तो वर्चुअल रैली बीजेपी के लोग सबक सीखे ना। आज उनके एमएलसी का देहांत हुआ है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये समय जो है लाशों के ढेर पे चुनाव कराने का नहीं है, ये समय है लोगों की जिंदगी बचाने का। और चुनाव का तो यही मतलब है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जाए। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के नाम पे जो है आप जो है हर जगह जो है आप कीजिएगा जहां लोगों के जान पे खतरा आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बूथ के बाद जो है सीधे लोग जो है शमशान चला जाए। तो हम लोग लगातार इस चीज को उठाते रहे हैं। चुनाव तो आते जाता रहेगा, लेकिन जो मरेगा वो तो वापस नहीं आएगा। जिसकी मृत्यु होगी उसकी वापसी कैसे होगी? और इस कहर में नीतीश कुमार अदृश्य हैं। 90 दिन क्या 125 दिन से वो गायब हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। ये जो मधुबनी जो जिला है, जो सिंचाई विभाग जिनका फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी आता है, आप समझिए कि वो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका घर है। यहाँ मुख्यमंत्री तो दूर की बात। मैं एक बात पूछूं, 2008 में कोसी का बाढ़ आया था, मैं भी था, लालू जी भी जाते थे। 2 साल बाद चुनाव हुआ, फिर उसी जनता ने जो त्राई कर रही थी, उन्होंने नीतीश बाबू को वोट दे दिया। वो क्या होता है नहीं होता, चुनाव ये अधिकार है। लेकिन आपको भी पता होगा उसमें नीतीश कुमार जी ने और केंद्र ने क्या किया। उस समय केंद्र में लालू जी थे। यातायात सबसे पहले डिजास्टर के समय लालू जी ने पीड़ितों के लिए फ्री किया था ट्रेन, रेल नीर की व्यवस्था कराई थी। प्रधानमंत्री स्वयं आए थे। नरेंद्र मोदी जी को तो हमने नहीं देखा। लालू जी खुद रह करके बाढ़ पीड़ितों के बीच रह करके उनकी सेवा करते थे। हमारी भी मुलाकात हुई थी उस दौरान, और मोटरसाइकिल पर जाते हुए मिले। नीतीश जी अभी देख लीजिए गायब है। 1100 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय दिया गया था। और माफ कीजिएगा, केवल 5 जिलों में उस समय बाढ़ आई थी। इस समय तो लगभग पूरा उत्तर बिहार डूबा हुआ है। उस समय सिर्फ कोसी में बाढ़ आई थी। और इस समय तो नेपाल के साथ, कोसी के साथ और जो नदियां हैं उसमें बाढ़ आई हुई है। तो मुख्यमंत्री तो गायब है, अदृश्य। आखिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नीतीश कुमार जी कहते थे कि जो है बाढ़ जो है वो रोक देंगे। आज तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार जो है, कितना पैकेज मिला बिहार को? बाढ़ के लिए कितना पैकेज मिला? अब तक जब से ये डबल इंजन की सरकार है, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, लालू जी ने तो उस समय 1 साल का 1100 पैकेज दिया था। 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। इस बार हमको नहीं लगता कि 100 करोड़ रुपए भी, इस बार क्या पूरे 5 साल में 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिले होंगे। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है, और ये बिहार का ग्राउंड रिपोर्ट है, बिहार के कई इलाकों में, कई जिलों में यही हालात हैं कि घर के घर, गांव के गांव, इलाके के इलाके पानी में डूबे हुए हैं और मदद अब तक नहीं पहुंची है। ये आरोप है सीधा सीधा तेजस्वी यादव का। और वो कहते हैं कि इस हाल में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, जबकि लोग कोरोना से भी बेहाल हैं, लोग बाढ़ से भी बेहाल हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहां हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच क्यों नहीं जानते हैं। और इसी बात को लेकर के बताने और समझाने दिखाने के लिए तेजस्वी खुद इस तरीके से नाव पर, खुद ग्राउंड पर निकले हैं, लोगों से मिलने, उनकी तकलीफ जानने और ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये जानने और समझने के लिए। कैमरामैन वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, मधुबनी। और आइए हम आपको सीधे दरभंगा ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, सवाल वही है, बार बार जो बात तेजस्वी भी कह रहे थे कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो इतनी बेबसी फिर क्यों नजर आ रही है सरकार की? अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये जो तबाही है कुदरत की, ये हर साल इस इलाके में, दरभंगा मधुबनी के इलाके में बाढ़ आती है। वो कमला नदी की वजह से हो या कोसी नदी की वजह से हो, जहां मैं आज जिन इलाकों में गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की तबाही आती है, बारिश होती है, बाढ़ का पानी गाँव में जाता है, लोगों के घरों में जाता है, तो एहतियाती उपाय क्यों नहीं होता है?
मैं अगर बात कर रहा हूं एहतियाती उपाय के, तो लोगों को पहले से इवैक्यूएट करा लिया जाए, पहले से शेल्टर होम बना लिए जाए, लोगों के लिए राशन का इंतजाम हो जाए। जैसे उड़ीसा में जब भी समुद्री तूफान आता है, नवीन पटनायक की सरकार यही काम करती है। तो क्या बिहार के लोगों के साथ ये इंसाफ नहीं हो सकता? क्या उनकी जरूरत जो है वो पूरी नहीं हो सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया पंकज, इस जानकारी के लिए आपका। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से आपने ये पूरा हाल हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। दरअसल मधुबनी, दरभंगा के बाद अब आपको बिहार के बाकी प्रभावित जिलों का हाल भी दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर, मोतिहारी, हर जिले में गांव और शहरी इलाकों में पानी भर चुका है। कोसी नदी में पानी बढ़ रहा है तो सुपौल जिला खतरे की जद में आ चुका है। आफत है क्योंकि उफान पर गंडक है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। ये तस्वीर बिहार में कोसी के रौद्र रूप को दिखाता है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से कोसी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसका नतीजा इन तस्वीरों में दिख रहा है। कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल जिले के 5 ब्लॉक पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। अब तक करीब 25,000 लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। लोग अपने घरों से निकलकर नाव के आसरे ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे लोग चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं। कब बारिश आ जाए ये पता नहीं। सुपौल में कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से तटबंध कमजोर हो रहे हैं। हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। एक दिन पहले ही कोसी बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए और कुल 2,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद जब तक लोग संभल पाते, उनके घरों में कमर तक पानी जमा हो गया। बाढ़ से पूर्वी चंपारण में भी तबाही मची हुई है। बागमती और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी का दबाव बढ़ गया, जिसे नदी के तटबंध झेल नहीं पाए और दर्जनों गांव पानी में डूब गए। यहाँ भी वजह वही है, नेपाल से आने वाला पानी, जिसके चलते सुपौल के कई गांवों में पानी घुस गया। नदियों के तांडव से कई सरकारी पुल ध्वस्त हो गए। बांस के बने ये अस्थायी पुल लोगों के लिए सहारा बन रहा है, लेकिन पानी की रफ्तार के सामने इसका भी कोई ठिकाना नहीं। कई बड़े बड़े पेड़ को नदी के पानी ने जड़ से उखाड़ दिया। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। लोगों का जीवन संकट में है। इस तस्वीर को देखिए, एक बुजुर्ग अपनी झोपड़ी में खाट पर बैठा है और नीचे पानी भर गया। घरों के बिल्कुल बगल से तेज धार में पानी बह रहा है। ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं, धराशायी हो सकते हैं। मोतिहारी में लोग पलायन कर रहे हैं। साइकिल सड़क पर नहीं चल सकती, लिहाजा लोग उसे हाथों में उठाए हुए हैं। तो आइए न्यूज़ग्राम में खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। यूपी में बकरीद को लेकर पुलिस की गाइडलाइन जारी की गई है। मस्जिदों में इकट्ठा नमाज पढ़ने पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगाने पर रोक, खुले में मांस बेचने ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बार बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। कोरोना काल में बकरीद से पहले यूपी में हालांकि सियासत भी शुरू हो चुकी है। कोरोना का अगर कोई बीमारी है तो अभी तक ना हमारे मुल्क में ना दूसरे किसी मुल्क में, वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह का। ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह का। कोरोना को लेकर अजीबोगरीब तर्क देने वाले ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। देश में 11 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। इलाज के लिए दुनिया परेशान है और माननीय को लग रहा है कि ये अल्लाह की दी हुई सजा है। ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह का। कोरोना पर ऐसी बेतुकी दलील इस वक्त बर्क साहब ने क्यों दी, वो भी जान लीजिए। 10 दिन बाद बकरीद है, तो इन्हें लगता है कि कोरोना का तो कुछ हो नहीं रहा, हमें मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत ही दे दी जाए। हमें नमाज पढ़ने की मस्जिदों में और ईदगाह में इजाजत दी जाए और लॉकडाउन जो लगा रखा है इसको हटाया जाए।
उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। मामले ऐसे बढ़े कि सरकार ने होम आइसोलेशन की भी इजाजत दे दी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाएं। सरकार कोरोना से लड़ने में जुटी है और सियासत इसमें भी अपना रास्ता खोज रही है। एबीपी न्यूज ने जब शफीकुर रहमान बर्क से सवाल पूछे तो वो टोपी ट्रांसफर करने लगे। जिनके हाथ में मुल्क है उन्हीं से तो कह रहा हूँ मैं जनता का नुमाइंदा होने के नाते आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कुछ उम्मीद जगाएंगे। जो ऑर्डर देंगे वो पब्लिक उसको फॉलो करेगी। समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था तो बीजेपी भी आ गई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सरधना से विधायक संगीत सोम को सुनिए। और ये मिस्टर रहमान को ये शायद भूल गए हैं कि उनके खाला की सरकार नहीं है, ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। बकरीद पर शुरू हुई जुबानी जंग अब अदालत में पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आपको पता है बलि जब कत्लेआम होता है, कत्ल होता है, तो ये खून जो है वो सीधे चला जाता है गंगा में और पॉल्यूशन, भयंकर रूप से पॉल्यूशन फैलता है। तो ये सब के लिए हम मुसलमान भाइयों से भी आह्वान करेंगे कि आप आइए, आप एक सिंबॉलिक ऑर्गेनिक बकरीद मनाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने पीआईएल किया है। हैदराबाद में ओवैसी ने कुर्बानी करने के लिए आने वाले कसाईयों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। सरकार इसका खर्च भरेगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद या सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले ईद के वक्त देश में लॉकडाउन था, तब भी ईद की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी गई थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या से देश गुस्से में है। भांजी के साथ छेड़खानी की शिकायत पुलिस से करने पर गुंडों ने उनकी जान ले ली। परिवार कह रहा है कि अगर पुलिस वक्त रहते शिकायत पर कार्रवाई करती तो विक्रम की जान नहीं जाती। 30 घंटे तक जिंदगी के लिए जंग लड़ने के बाद विक्रम जोशी का सांसों ने साथ छोड़ दिया। भांजी से छेड़खानी का विरोध करने पर सोमवार की रात 5 बदमाशों ने बीच सड़क पर विक्रम जोशी पर हमला किया और सरेआम गोली मारकर फरार हो गए। बहन की बेटी की छेड़खानी का विरोध करने पर ही विक्रम को बदमाशों ने गोली मारी थी। अब मौत की खबर सुनकर उनकी बहन बार बार बेहोश हो रही थी। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने जब उस रात के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा किया। पुलिस से विक्रम ने मदद मांगी तो उसने बहाना बना दिया। जब वो लड़के मेरी गली में आए थे ना, तो मेरे भाई ने ना वो विक्रम जोशी जो है वो चौकी इंचार्ज, जो प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज है ना, उसे फोन करा था। तो उस चौकी इंचार्ज ने मेरे भाई से क्या कहा था पता है? जोशी साहब, मेरी तबीयत खराब है और मैं ना आपसे सुबह संपर्क करूंगा इस विषय में। चौकी इंचार्ज जिस टाइम मेरे भाई ने उसे फोन करा था ना, वो चौकी इंचार्ज इनके साथ बैठ के जो ना चौकी से बात कर रहे थे लोग, चौकी में मेरे भाई की मारने की प्लानिंग कर रहे थे। गाजियाबाद में सोमवार की रात विक्रम जोशी को गोली मारी गई थी जब वो अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने विक्रम जोशी की भांजी से भी बात की, जो बता रही हैं कि पिछले 1.5 साल से बदमाश छेड़खानी कर रहे थे और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। 1.5 साल हो गई है। हमने इनकी कंप्लेंट पहले भी की थी और अब भी की है 16 जुलाई को। और जब हम घर से निकलते पड़ते थे तो ये कमेंट करते थे और छेड़छाड़ करते थे, और अगर हम घर से बाहर जाते थे तो पीछा भी करते थे। पहले भी कंप्लेन करी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सुना आपने 1.5 साल से लगातार छेड़खानी का आरोप, पुलिस पर हमले वाली रात अनसुना कर देना। पुलिस अपने गुनाह छिपाने में लगी है और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर मान रही है कि उसने तो कार्रवाई कर दी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है।
जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पे तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। पुलिस ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन परिवार की मांग है कि चौकी इंचार्ज ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसे भी जेल भेजना चाहिए। प्रशासन के हाथ पैर फूलने तब शुरू हुए जब गाजियाबाद के पत्रकार भी परिवार के साथ आकर के धरने पर बैठ गए, जिसके बाद से आनन फानन में डीएम को अस्पताल आना पड़ा और परिवार की सारी मांगें माननी पड़ी। यूपी पुलिस घिरी है तो विपक्ष को हमले का मौका मिल गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि रामराज का वादा करके गुंडाराज यूपी में आ गया। अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना। वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है। मायावती ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए क्राइम वायरस को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया है। पूरे यूपी में हत्या व महिला असुरक्षा सहित जिस तरह से हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है, उससे स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अर्थात यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। मंचलों पर लगाम कसने के लिए बने एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ, जो 1 साल से छेड़खानी की पीड़ित लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाया। पुलिस ने जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक आरोपी छोटू पर पहले से ही विजयनगर में मुकदमा दर्ज है। इसके बावजूद पुलिस इन अपराधियों पर नजर नहीं रख पाई, शिकायतों को अनसुना करती रही, जिसका खामियाजा एक बेकसूर परिवार को भुगतना पड़ा। अब योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी बना है कि 1.5 साल से परेशान परिवार की अगर पुलिस नहीं सुन रहा तो कानून का राज कहां है। और इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। निवेदिता, अपराधी तो गुनहगार हैं ही, लेकिन पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्या किसी खाकी वाले के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की गई अब तक? जी, अभी तक कार्रवाई के नाम पे सिर्फ चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और अभी हम मौजूद हैं यशोदा अस्पताल में, जहां पे दिन में काफी हंगामा खड़ा हुआ था, क्योंकि परिवार यहां से कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बिना हिलने के लिए तैयार नहीं था। यहां पे जो साथी पत्रकार थे विक्रम के, वो भी आकर के यहाँ धरने पे बैठ गए थे और परिवार भी यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ था कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी आकर के आश्वासन नहीं देता है तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और उसी का नतीजा था कि आश्वासन मिला। निवेदिता, तो मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। दिल्ली में दंगा पीड़ितों को कैसे मिलेगा न्याय, जब गवाहों को मिल रही है धमकी। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं, जिससे यह पता चलता है कि फरवरी में भड़काए गए दंगों के पीछे तो साजिश थी ही, इसका सच छिपाने के लिए बड़े हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। पहले तो दंगों की आग में दिल्ली को झोंका और अब उसके सच को खाक में मिलाने की साजिश का खुलासा एबीपी न्यूज करने जा रहा है। दंगों के गवाहों को धमकाने की कोशिश के ये वो दस्तावेज है जो आपको बताएंगे कि सच बोलने की एवज में जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक। ये है वो एफआईआर और शिकायत की कॉपी जिसके आधार पर दंगों के गवाहों को धमकी देने का खुलासा हुआ है। राजधानी स्कूल के मालिक और दंगे के आरोपी फैजल के पिता की तरफ से धमकी देने का दावा स्कूल के गार्ड ने किया है। 18 सालों से स्कूल के चौकीदार रहे गार्ड अभी उत्तराखंड में हैं। गार्ड की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यह है शिकायत की वो कॉपी जिसमें स्कूल के गार्ड ने कहा है, फैजल के पिता फारूक के फोन से कॉल आया और मुझे कहा गया कि तुमने मेरे बेटे फैजल के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में जो बयान दिए हैं वो वापस ले लो, दिल्ली आ जाओ, वरना हम लोग खुद तुम्हें लेने तुम्हारे गांव आ जाएंगे। चौकीदार ने पुलिस के सामने दिए बयानों में अपने स्कूल के मालिक फैजल का नाम भी लिया था। साथ ही उसने अपने बयानों में यह भी कहा कि एक दंगाई ने उससे कहा कि फैजल सर से बात हो गई है, तुम यहाँ से भाग जाओ।
दंगों में उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये DRP स्कूल भी जलाया गया था। अब स्कूल के मालिकों को भी धमकी मिली है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे पिता को फैसल भाई खत्म करवा देंगे। किसी अनजान का फोन आया, मुझे मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और कहा अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी, परिवार के सदस्यों और बिजनेस को फैसल भाई खत्म करवा देंगे। दिल्ली दंगों के अहम गवाहों को धमकी मिलने की सूचना के फौरन बाद पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। इस बाबत दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। ये मुकदमे IPC की धारा 195A के तहत दर्ज किए गए हैं। 195A IPC के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी आदमी अगर किसी दूसरे आदमी को धमकी देकर किसी केस में, पेंडिंग ट्रायल क्रिमिनल केस में कोई झूठी गवाही दिलवाता है तो उस आदमी को, जो आदमी धमकी देता है, उस आदमी को 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ABP न्यूज ने 1 हफ्ते पहले ही खुलासा किया था कि दंगों के मुख्य आरोपी राजधानी स्कूल के मालिक फैजल ने कबूल किया है कि उसने लोगों को दंगा कराने के लिए भड़काया था। फैजल और उसके पिता फारूक पर पुलिस ने चार्जशीट भी दायर कर दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में अब तक कुल 751 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 1470 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। दिल्ली दंगों के अहम गवाहों को धमकी मिलने के बाद अब ये बात साबित होती जा रही है कि इस दंगे के तार बेहद अहम और प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली राजधानी में होने के बावजूद दिल्ली दंगों के अहम गवाहों को धमकाने से नहीं चूक रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली दंगे के पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश तिवारी खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। ओम प्रकाश, ये वाकई बात चौंकाने वाली है कि पहले तो सुनियोजित तरीके से दंगे और अब गवाहों को धमकी दी जा रही है। बिल्कुल अखिलेश, और ये आलम तो तब है कि जब इन दंगों के होने के बाद पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि किसी भी शख्स को केवल शिकायत के आधार पर गिरफ्तार न किया जाए। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक सबूत सामने न आ जाएं, सबूतों को वेरीफाई न कर लिया जाए, तब तक किसी भी शख्स को गिरफ्तार न किया जाए। अभी तक पुलिस ने ये अपना रूल अपनाया भी हुआ है कि बिना सबूतों के किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और ऐसे में जब सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है, जैसा कि पुलिस प्रशासन का दावा है, तो उसके बाद भी अब गवाहों को धमकाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपियों को या षड्यंत्रकारियों को लगता है कि वो वैसे तो इस मामले को जीत नहीं पाएंगे पुलिस प्रशासन की चार्जशीट को, तो गवाहों को धमका कर ही इस मामले से निपटा जा सकता है। शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए आपका।